हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान का जो आपका भौतिक शास्त्र का जो आपका सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसी से संबंधित दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कुल 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले वाले PDF में दोस्तों आप लोग के लिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुल जितने सारे क्वेश्चन थे उन सभी को दोस्तों मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों कवर करा दिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुल जितने सारे मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से कवर करा दूंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेते हैं तो इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से पूछे गए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होंगे वो सारे के सारे दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें दोस्तों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा, इसमें सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपके प्रकाश के अपवर्तन से ही रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा, पहले नंबर क्वेश्चन में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है, पारदर्शी माध्यम के परिवर्तन से प्रकाश की तिरछी आपतित किरणों के मुड़ने की प्रकाशीय घटना को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को पढ़कर समझ लीजिए और बताइए दोस्तों कि इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है यही कि पारदर्शी माध्यम के परिवर्तन से। देखिए दोस्तों, पारदर्शी माध्यम का परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई किरण, कोई प्रकाशीय किरण आपका हवा में गमन कर रही है, ठीक है। हवा में क्या कर रही है, गमन कर रही है। जब ये प्रकाशीय किरण हवा में गमन कर रही है तो उस समय इसका जो माध्यम है दोस्तों वो क्या है, वो हवा है। यानी कि इसका जो माध्यम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी बदला उदला नहीं है। लेकिन दोस्तों जब यही प्रकाशीय किरण आपके हवा से अगर वो जल में अगर तिरछी प्रवेश करेगी, यहाँ क्या बोल रहे हैं, तिरछी ना कि लंबवत, ठीक है। तो हम यहाँ पर लंबवत बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, तिरछी बात करेंगे। तो जब दोस्तों हमारी प्रकाशीय किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करेगी तो देखिए, मान के चलते हैं कि ये जो आपका माध्यम है ये वाला, ये सब क्या है, आपका हवा माध्यम है, ठीक है। और जब ये जल में प्रवेश कर रही है दोस्तों तो ये आपके नीचे वाला जो माध्यम होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो वो जल। यानी यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके माध्यम का परिवर्तन हो रहा है, माध्यम का दोस्तों चेंजिंग हो रहा है। तो जब दोस्तों यह अपने माध्यम का चेंजिंग करेगा, माध्यम का बदलाव करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जो आपकी प्रकाशीय किरण होगी वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, अपने पथ से वो दोस्तों मुड़ जाएगी। इसका रीज़न ये होता है कि दोस्तों जब आपकी प्रकाशीय किरण जब विरल माध्यम में होती है और विरल माध्यम से जब वो सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो उस स्थिति में प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में कम हो जाती है। और सघन माध्यम में कम होने के कारण इसकी जो दोस्तों जो प्रकाशीय किरण जो है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ जो पथ है वो कौन है, यही वाला है, देख रहे हैं ना, यही वाला पथ है। और कहाँ पर आपतित हो रही है, तो आपतित हो रही है इस बिंदु पर। देखिए ये दोस्तों जब देख रहे हैं ना, मान चलते हैं ये बिंदु आपका दोस्तों O है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो इसी बिंदु से क्या होगा, यह दोस्तों अपवर्तित हो जाएगा, यानी अपने पथ से विचलित हो जाएगा। तो जब ये विचलित होगा तो दोस्तों क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जो आप दोस्तों प्रकाशीय जो आपने घटना देखा ना, ये दोस्तों ये जो आपकी प्रकाशीय घटना है वो कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि दोस्तों हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग इसमें देख लीजिए कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं 2 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों ध्यान से आप लोग, 2 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी आपतित होती है तब संपर्क सतह पर प्रकाश का कुछ अंश, अंश का मतलब होता है दोस्तों भाग। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जब हमारी प्रकाशीय किरण हवा से जल में प्रवेश कर रही थी तिरछी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि बार बार हम तिरछी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई प्रकाशीय किरण अपने किसी भी माध्यम से अगर वो लंबवत प्रवेश करे दूसरे माध्यम में तो उसके पथ में बिल्कुल भी दोस्तों विचलन नहीं होगा। यानी कि सपोज डेट अगर वो हवा से अगर वो जल में प्रवेश करेगा ना, तिरछी ना बल्कि लंबवत, तो उस स्थिति में दोस्तों अपने पथ में बिल्कुल भी विचलन नहीं करेगा। यानी अगर वो लंबवत आपतित होती है, जैसे कि दोस्तों जैसे कि वो जो प्रकाशीय किरण है आपका कुछ माध्यम है, तो वो माध्यम है दोस्तों आपका हवा। अगर वो हवा से जल में अगर लंबवत अगर आपके दोस्तों प्रकाशीय किरण आपतित होती है तो वो बिना किसी विचलन के क्या होगी, वो जल में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तिरछा ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नियम जो होगा वो किसके लिए सत्य है, तो प्रकाश के तिरछी आपतित किरण के लिए ही दोस्तों सत्य है। तो जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतित होती है जल के सतह पर, तो जो आपका संपर्क सतह है ना, तो संपर्क सतह कौन होगा, तो दोस्तों संपर्क सतह आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस संपर्क सतह पर प्रकाश का कुछ अंश, जो ये आप प्रकाश के
जो किरण देख रहे हैं ना, तो ये जो कुछ अंश होगा क्या होगा, तो दोस्तों ये जो कुछ अंश होगा ये इस संपर्क सतह पर परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित मतलब इससे दोस्तों टकरा कर वो लौट जाएगा और बाकी शेष जो भी इनके प्रकाशीय किरण होंगे वो जल में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो आपका जल है वो हवा की अपेक्षा एक प्रकार का कैसा माध्यम हो जाएगा, तो दोस्तों यह एक प्रकार का पारभासी माध्यम होगा। और आप सभी को पता है कि पारभासी माध्यम में प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होता है, बाहर निकल पाता है। तो उस स्थिति में कुछ भाग करें मतलब कि इसमें दोस्तों बहुत ही कम ही भाग का होगा, कुछ ही अंश क्या होगा दोस्तों यहाँ से परावर्तित होगा, लेकिन बाकी जो भी शेष किरणें हैं वो क्या होगी कि दोस्तों जल की सतह में प्रवेश कर जाएंगी, मतलब जल के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। तो ये घटना होता है किसमें, तब प्रकाश अपवर्तन की घटना में ये घटित होता है। जबकि दोस्तों आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में जाना था कि जब प्रकाश के अपवर्तन में कोई भी अगर प्रकाशीय किरण अगर अपारदर्शी वस्तु पर दोस्तों अगर वो टकराती है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में जो आपका अपारदर्शी सतह है ना, ये अपारदर्शी सतह प्रकाश की ये जो कुछ किरणें होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है उसमें से कुछ भाग प्रकाश को क्या करता है, यह अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अब बाकी की जो दोस्तों आपके प्रकाशीय किरण है वो इस सतह से टकरा कर वो दोस्तों परावर्तित हो जाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में जो आपका संपर्क सतह होता है अपारदर्शी वाला, वो क्या करेगा कि प्रकाशीय किरणों को अवशोषित करेगा। जबकि दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन वाले घटना में जो आपका संपर्क सतह होगा वो प्रकाश के कुछ अंश को परावर्तित कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर पर। किरण मुड़ने का कोण पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये देखिए दोस्तों बोला जा रहा है कि किरण मुड़ने का कोण पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम की। तो दोस्तों दूसरे माध्यम की प्रकाशीय सघनता पर निर्भर करता है, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जिस माध्यम का भी प्रकाशीय सघनता अगर ज़्यादा होगी तो उस माध्यम में जो दोस्तों प्रकाश की किरण होगी वो ज़्यादा मुड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए तीसरा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा प्रकाशीय सघनता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा 4 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते समय किरण। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और आप लोग बताइएगा कि जब भी प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय जो किरण होगी वो क्या करती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी कोई भी प्रकाशीय किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में दोस्तों जो आपकी प्रकाशीय किरण होती है वह सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे मान के चलते हैं कि ये क्या है दोस्तों, ये हमारा ऊपर दोस्तों ये हवा है, यानी ये हवा है। ठीक है, और हवा माध्यम में जो कोई प्रकाशीय किरण दोस्तों क्या हो रही है, तिरछी आपतित हो रही है। ठीक है, इस पर इसको दोस्तों कहाँ जाना चाहिए, सीधा, ये दोस्तों सीधा जाना चाहिए आपके जल में। क्योंकि नीचे का जो आपका दोस्तों सतह है वो कैसा है, वो दोस्तों सतह मतलब जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो जलीय क्षेत्र है, मतलब जल है, यानी ये जो माध्यम है वो जलीय माध्यम है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि जो जल का अपवर्तनांक होता है वो हवा का अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। इसलिए जो दोस्तों जल होता है वह हवा की तुलना में सघन माध्यम कहलाता है, जिसमें दोस्तों प्रकाश की जो किरण की जो चाल होती है वो जल में काफ़ी कम हो जाती है। और जब जल में इसकी जो चाल होगी दोस्तों जब वो कम हो जाएगी तो उस स्थिति में जो आपकी प्रकाशीय किरण है दोस्तों वो क्या करती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि दोस्तों अगर ये आपका अभिलंब है तो इस तरफ क्या होगी, यह झुक जाएगी और इसकी जो काल्पनिक किरण है आपतित किरण वो क्या होगा, सीधे बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है, यही आपका दोस्तों अपवर्तित किरण है, ये वाला क्या है, अपवर्तित किरण है। और ये आपका हो जाएगा दोस्तों अभिलंब। तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन में कि अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर देते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। तो 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें दोस्तों आप लोग से बोला जा रहा है प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 5 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आप लोग दोस्तों बता दूं कि प्रकाश अपवर्तन के जो 2 नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जो आपका पहला नियम होता है वो होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बने अभिलंब, ये दोस्तों तीनों एक ही तल में होते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इसके दूसरे नियम का तो ये बोलता है दोस्तों कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। और आपका जो दोस्तों प्रकाश अपवर्तन का जो आपका दूसरा नियम है उसी को दोस्तों हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इस नियम का
प्रतिपादन स्नेल ने किया था। इसीलिए हम लोग इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप लोग हमेशा समझ कर यही रखिएगा कि प्रकाश और अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 6 नंबर पर। देखिएगा 6 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रकाश और अपवर्तन के दूसरे नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए क्वेश्चन आ ही गया। तो मैंने दोस्तों आप लोग को अभी बताया कि प्रकाश और अपवर्तन के दूसरे नियम का प्रतिपादन स्नेल ने किया था। इसीलिए हम लोग प्रकाश और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर में दोस्तों आप लोग का यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विभिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा होता है। तो दोस्तों अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वो भी अलग अलग ही होता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका पारदर्शी माध्यम है हवा, तो हवा में क्या होगा कि प्रकाश का वेग कुछ अलग होगा। कांच भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है, तो कांच में क्या होगा कि दोस्तों उसमें प्रकाश का वेग कुछ और होगा। जो आपका जल है उसमें प्रकाश का वेग कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इन सब का अपवर्तनांक एक दूसरे से अलग होता है। आप प्रकाश की जो किरण की जो चाल होती है वो दोस्तों इनके अपवर्तनांक पर ही निर्भर करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये समझ कर रखेंगे कि विभिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो विभिन्न यानी कि अलग अलग। तो यहाँ पर अलग अलग तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भिन्न दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा 8 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिस किसी भी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा वह माध्यम कहलाएगा सघन, और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होगा वह कहलाएगा आपका विरल। और यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, तो भाई मोरे सघन माध्यम का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कौन, तो सघन। चलते हैं 9 नंबर पर। विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम से है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप लोग से अगर पूछा जाए कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम से क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग यही समझ कर रखिएगा कि विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सघन माध्यम से हमेशा और हमेशा कम होता है। अगर दोस्तों उसका अपवर्तनांक कम नहीं होता तो उसमें प्रकाश किरण की जो दोस्तों चाल होती है वो तेज नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि अन्य माध्यमों की तुलना में जो हवा होता है उसमें प्रकाश की जो चाल होती है बहुत ही दोस्तों तेज होती है, बहुत ही अधिक होती है। या बोल सकते हैं कि सभी माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक प्रकाश की चाल दोस्तों आपके हवा में ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम होता है। और जैसे जैसे दोस्तों आपका अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की जो चाल होगी वो घटती जाएगी। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि सघन माध्यम उसी माध्यम को कहेंगे कि जिसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज्यादा हो, और जो दूसरा माध्यम होगा उस माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, वो विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा, यानी विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो सघन माध्यम से दोस्तों हमेशा क्या होगा, तो वो कम होगा। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 10 नंबर पर। देखिएगा, यदि पहला माध्यम शून्य यानी निर्वात करने का मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी हवा ना हो, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर हवा है ही ना। तो दोस्तों ऐसा स्थान कहाँ पर है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा स्थान है वायुमंडल के ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में, जहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों आपका हवा वहाँ पर उपस्थित है ही ना। उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं निरावात। ठीक है, तो यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो किसी माध्यम का शून्य की अपेक्षा अपवर्तनांक उस माध्यम का कहलाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि मान चलते हैं आपको जल का अपवर्तनांक निकालना हो, तो दोस्तों हम लोग जल का अपवर्तनांक जानते हैं कैसे निकालेंगे, जल का अपवर्तनांक निकालेंगे दोस्तों हवा की अपेक्षा, यानी हवा की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक। तो दोस्तों हम लोग अपवर्तनांक को क्या करते हैं, एन से या फिर म्यू से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और हमें क्या चाहिए दोस्तों, जल का अपवर्तनांक चाहिए। तो जल का अपवर्तनांक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दोस्तों दिखा देंगे डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू मतलब वाटर। ठीक है, तो हमें वाटर क्या करना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, इसका अनुपात होता है एन का। देखिए एन का जो सिंपली मान होता है वो होता है दोस्तों सी आप बट्टा में दोस्तों भी, यानी सी का मतलब होता है प्रकाश की चाल और दूसरा में होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। बात को समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर जो सी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल। तो किस में, तो निरावात में, जहाँ पर बिल्कुल भी हवा ना हो। यानी बोल सकते हैं कि सिंपली रूप से जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और बाटा में हम लोग ले लेंगे कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पर भी, यानी वेग पूछा है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। और इन दोनों का जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अनुपात
निकालेंगे तो जो अनुपात निकल कर आएगा ना वही हो जाएगा जल का अपवर्तनांक। तो इसको दोस्तों आप लोगों ने कैसे निकाला है? तो इसको दोस्तों आप लोगों ने हवा की अपेक्षा निकाला है। अब मान चलते कांच का निकालना हो, जैसे कि दोस्तों आप लोग को यहाँ पर हम कर दे जी यानी ग्लास, अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी होगी वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सी के स्थान पर रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर जो आपका कांच होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है तो उसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी पर क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर देंगे, और सी और बी के साथ जो दोस्तों इनका अनुपात का मान निकल कर आएगा वही हो जाएगा आपका जी, यानी कि दोस्तों आपके कांच का अपवर्तनांक। तो ऐसे सिचुएशन में जो अपवर्तनांक निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कि हवा की अपेक्षा निकाली जाती है। इसीलिए 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 11 नंबर पर। किसी खास रंग की किरण के लिए N21 का मान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ कर रखिएगा, N21 करने का मतलब कि यहाँ पर जो N है ना, तो दोस्तों N का मतलब होता है अपवर्तनांक। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग 21 लगा दें तो इसका मतलब हुआ कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। जैसे कि आप लोगों ने पीछे क्या जाना, अभी मैंने आप लोग को बताया कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, उसी प्रकार से होगा दोस्तों कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक होगा वो कैसे निकलेगा, तो वो निकल कर आएगा दोस्तों N2 अब बटा में हो जाएगा Na1। अब बोला है कि किसी खास रंग की किरण के लिए N2 का मान होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि किसी खास रंग की किरण के लिए N21 का जो मान होता है वो होता है दोस्तों नियत या फिर स्थिर, जिसको बोलते हैं हम लोग नियतांक या फिर स्थिरांक के। तो दोस्तों जो खास रंग वो कौन है, ज़्यादातर आपका जो खास रंग है वो होता है श्वेत रंग, जो कि प्रकाश का दोस्तों रंग होता है श्वेत, ठीक है। तो प्रकाश के श्वेत रंग के लिए दोस्तों जो आपके N21 का जो मान होता है वो दोस्तों नियतांक होता है, और उसको दोस्तों हम लोग किस रूप में यहाँ पर निरूपित करते हैं, तो N21 बराबर करते हैं N2 बटा N1 के। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा कि यहाँ पर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग नियतांक भी बोल सकते हैं और स्थिरांक भी बोल सकते हैं। तो 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी को ही क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बात करते हैं 12 नंबर का। देखिए 12 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों अब आप लोग बताना कि अपवर्तनांक जो है निर्भर किस पर नहीं करता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो अपवर्तनांक है वो निर्भर नहीं करता है आपतन कोण पर। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये जी है, यानी कि दोस्तों ये हमारा कांच है, ये दोस्तों शीशा है, और इस पर प्रकाश की किरण हवा, मतलब हवा क्या है विरल माध्यम है, तो ये दोस्तों हवा में गमन करती हुई क्या करती है दोस्तों, यह ग्लास में प्रवेश करती है। तो जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा, हवा के लिए दोस्तों सघन माध्यम हो जाएगा, और प्रकाशीय किरण के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो जब दोस्तों यह इस ग्लास में प्रवेश करेगी तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, अपने पथ से दोस्तों विचलित होगा, यानी अपने पथ से क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, यानी कि दोस्तों यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो जब ये अभिलंब की ओर झुकेगा तो ये किस पर इसका जो मान है वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या है, देखिए अपवर्तनांक दोस्तों हवा का भी होता है और अपवर्तनांक दोस्तों आपका कांच का भी होता है। तो बोला कि अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है किस पर, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वो निर्भर नहीं करता है वो आपतन कोण पर, ठीक है। आपतन कोण चाहे कोई भी हो, बिल्कुल भी उस पर फर्क है किसका, तो अपवर्तनांक का नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर पर। देखिएगा 13 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम होता है वह प्रकाश स्तंभ माना जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो कहलाएगा आपका विरल, और उसकी अपेक्षा जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो कहलाएगा आपका सघन। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम होगा वो प्रकाश स्तंभ माना जाता है, तो वो प्रकाश स्तंभ दोस्तों माना जाता है विरल माध्यम में, ठीक है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 14 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग। तो देखिए सघन माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होगा, वो दोस्तों कमेगा, यानी सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो कमती है, यानी कि घटती है। तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 15 नंबर में। देखिए 15 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हवा की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हवा को दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हवा का हो जाएगा ए, और दोस्तों जल का हो जाएगा W। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हवा के सापेक्ष क्या है, जल का अपवर्तनांक है। तो हवा के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दोस्तों दिया हुआ है 4।
बटा 3। तो दोस्तों आपको बताना है कि जल की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब इसका ऑपोजिट बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। देखिए N2 है ना, N2 तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है ना दोस्तों, वो बराबर होता है 1 बटा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक के। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को समझना। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक होता है वो बराबर होता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं N12, तो N12 का मतलब ये हुआ कि ये दोस्तों माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। और ये जो अपवर्तनांक है क्या है, यह दोस्तों व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है? तो दोस्तों व्युत्क्रम है माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक के। तो जब दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा में हो जाएंगे, यानी ऐसे N21 मल्टीप्लाई हो जाएगा N12 बराबर में केवल क्या बचेगा दोस्तों, तो 1। तो यही स्थिति क्या किया है यहाँ पर भी दिया है। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा हवा A और जल हो जाएगा आपका W। तो इसका मान दिया हुआ है कितना, तो इसका मान दोस्तों दिया हुआ है आपका 4/3। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए यहाँ पर हो जाएगा हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर में 1 बटा दोस्तों हो जाएगा जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि दोस्तों जल की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा N और यहाँ पर लिख लेंगे W और A, यानी जल की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक है। बटा में हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा 4/3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3 को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 3 बटा में हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भागा है, तो भागा में क्या होगा, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो 3 बटा हो जाएगा 4। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि 4 को 3 से दोस्तों यहाँ पर हम लोग भाग करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो इसको कटाइए, जाएगा नहीं जाएगा तो ले लेंगे, तो यहाँ पर दशमलव तो हो जाएगा कितना, तो 30 हो जाएगा। तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो ले लेंगे 4 7 28। ठीक है, तो 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 2। अब फिर 0 उतार लेंगे तो 4 5 20, यानी कि 0.75 क्या होगा आपका दोस्तों, यहाँ पर अपवर्तनांक का मान निकल कर आएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो समझे ना किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा समझ कर रखिएगा। अगर आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपके सर पढ़ाए होंगे, तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को समझे होंगे। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर पर। देखिएगा 16 नंबर में बोला जा रहा है आपतित तथा निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं, बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि मान के चलते हैं कि ये हमारे पास कांच है। ठीक है, यहाँ पर ये कांच है और यहाँ पर कोई प्रकाशीय किरण क्या कर रही है दोस्तों, आपतित हो रही है। किस पर, तो दोस्तों कांच के सतह पर। तो कांच की सतह पर जब ये आपतित हो रही है तो पक्का है कि दोस्तों कि कांच में क्या होगा, ये दोस्तों अपने पथ से मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना, अपने पथ से मुड़ेगा। लेकिन इसका जो आलेख होगा यही ना आपतित है, आपतित किरण ये दर्शाएगा कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। ये दोस्तों काल्पनिक किरण है जो कि आपतित किरण की पथ को दर्शाता है। ठीक है, इसको काल्पनिक किरण बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग डॉट डॉट से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो किरण देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा अपवर्तित किरण। तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और जब देखिए ये अभी किस माध्यम है, ये जो आपकी किरण है अपवर्तित किरण ये किस माध्यम है, तो ये है कांच माध्यम है, यानी वो सघन माध्यम में है। ठीक है, कहाँ से, तो विरल से सघन में। फिर क्या होगा कि सघन से विरल में प्रवेश करेगा। जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर वह दोस्तों अपने उसी अवस्था में आ जाएगा जब जैसे जिस अवस्था में वो विरल माध्यम में था। तो विरल माध्यम में कैसा था, इस तरीके से था ना दोस्तों, ऐसे, यानी अविलंब से दूर था। तो यहाँ पर क्या होगा, यह अभी अविलंब से दूर हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर भाग जाएगा। यानी अगर यहाँ पर ये अविलंब होगा तो देख सकते हैं ये अविलंब से इतना दूर भागा हुआ है और ये अविलंब के क्या है, करीब है। तो यहाँ पर ये जो आपकी किरण जो है ना, ये आपकी किरण जो निकल रही है आपके कांच में से, तो यही आपकी जो किरण होगी वो कहलाएगी कौन सा, निर्गत किरण। क्यों, क्योंकि इससे वो बाहर निकल रही है। और ये जो काल्पनिक किरण है वो क्या कहलाएगा, आपका आपतित किरण। तो दोस्तों ये जो निर्गत किरण है और जो आपका दोस्तों आपतित किरण है, ये दोनों जानते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, ये दोनों आपस में दोस्तों समानांतर हो जाते हैं। यानी आपके ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर समझ के रखेंगे कि आपतित तथा निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर
नंबर में बोला जा रहा है आपतित तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमारा डॉट डॉट के रूप में था वो थे हमारा दोस्तों आपतित किरण, और जो कांच से जो किरण निकली थी उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। और ये जो दोस्तों निर्गत किरण है, जो आपका आपतित किरण है, वो एक दूसरे से नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब एक दूसरे से नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये उठेगा कि आपस में समानांतर क्यों है? क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो लंबवत होगी। क्योंकि जब भी दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर लंबवत होती है तो दोस्तों दोनों रेखाएं क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जब ये लंबवत दूरी होगी ना, तो ये लंबवत दूरी जानते क्या कहलाती है? यही लंबवत दूरी दोस्तों आपका पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपतित तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है। तो आपतित तथा निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, जो दूरी देख रहे हैं आप लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 17 का जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर में दोस्तों आप लोग से बोला जा रहा है पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है। तो जो पार्श्विक विस्थापन है वो किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण पर, कि माध्यम के अपवर्तनांक पर, कि माध्यम की मोटाई पर, कि उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो पार्श्विक विस्थापन है वो आपतन कोण पर भी निर्भर करता है, माध्यम के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है, माध्यम की मोटाई पर भी निर्भर करता है। इसीलिए 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर में, वे किरण जो किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होने के बाद अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? तो देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि दोस्तों ये क्या है, आपका जल का आपका सतह है और इस पर कोई प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है। तो जब ये तिरछी आपतित होती है जल के सतह पर, तो ये क्या होगा दोस्तों कि जल की सतह से क्या होगा, जल में प्रवेश करेगा। तो जब ये जल में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर दोस्तों ये आपतित कहाँ पर हुआ है? तो आपतित दोस्तों जल की सतह के इस बिंदु पर हुआ है। और जब इस बिंदु पर ये आपतित हुआ है ना, इस बिंदु पर, तो इसी बिंदु से क्या होगा, ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा। जब ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा तो फिर ये जो किरण होगी वो क्या कहलाएगी? तो दोस्तों ये जो किरण होगी वो आपका अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो क्वेश्चन ये ना बोला जा रहा है वे किरण जो किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होने के बाद अपने पथ से विचलित हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 20 नंबर पर, काल्पनिक किरण का पथ निरूपित किया जाता है। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि काल्पनिक किरण को हम लोग डॉट 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 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बिंदु नेमा रेखा द्वारा भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बिंदु नेमा रेखा द्वारा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 21 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रकाश अपवर्तन की घटना में अपवर्तित रहता है। तो दोस्तों प्रकाश अपवर्तन की घटना में क्या अपवर्तित रहता है, यानी क्या नहीं बदलता है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में जो आवृत्ति होती है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है। इसलिए 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसे आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। देखिए 22 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया A21। तो यहाँ पर कितने माध्यम है, यहाँ पर दोस्तों आपके दो माध्यम है। पहला आ गया आपका माध्यम 1 और दूसरा आ गया माध्यम 2, यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं N2 और बटा में हो जाएगा कितना दोस्तों, N1। तो इसमें माध्यम को हो गया, माध्यम 1 हो गया आपका N2 वाला, एक माध्यम हो गया आपका N1 वाला। इन दोनों का जो अनुपात है, ये दोनों का जो अनुपात है दोस्तों, कौन यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है, तो दोस्तों ये स्थापित कर रहा है। और यहाँ पर जो N देख रहे हैं, ये N का जो दोस्तों निरूपण है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है अपवर्तनांक के लिए। यानी कहने का मतलब कि दोस्तों अगर हम लोग सिंपली रूप से अगर यहाँ पर N ले निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, तो उसका मान हो जाता है क्या, C बटा में भी। अब बोला है कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो एक जो आपका माध्यम है वो क्या है, निर्वात, जिसमें निर्वात में बोल रहा है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। आज जो ये आप भी देख रहे हैं ये अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है। चाहे अन्य माध्यम आपका दोस्तों आपका हो सकता है शीशा हो सकता है, आपका तेल हो सकता है, आपका जल हो सकता है, आपका कांच हो सकता है। कांच शीशा एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये अन्य माध्यम में क्या है, प्रकाश की चाल है। तो इन दोनों प्रकाशीय चालों का जो अनुपात है वो कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो N। और N है कि आपका, तो N है आपका दोस्तों अपवर्तनांक। तो हम लोग इसको अपवर्तनांक ही बोलेंगे, यानी जो आपकी भौतिक राशि होगी वो कहलाती है अपवर्तनांक। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है, प्रकाश अपवर्तन की घटना में आपतन कोण बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में जो आपतन कोण होता है वो बिल्कुल भी अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश परावर्तन वाला जो घटना है उसमें आप लोग सोचेंगे कि जो हमारा आपतन कोण है वो बराबर हो जाते हैं हमारे परावर्तन कोण के। तो यहाँ
पर क्या हो जाएगा कि जो आपतन कोण है वो बराबर हो जाएगा अपवर्तन कोण के। तो दोस्तों आप लोग रॉन्ग हो जाइएगा, ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल बराबर नहीं कीजिएगा। आपका जो आपतन कोण है वो हमेशा बराबर होता है विचलन कोण के, ठीक है, किसके बराबर होता है, तो विचलन कोण के बराबर होता है। और ये जो विचलन कोण कहाँ बनता है, तो जहाँ से आपकी प्रकाशीय किरण निकलती है ना, जो आपकी कहलाती है कौन सा, निर्गत किरण। नहीं बताया अभी आप लोग को कि शीशवा में से जो किरण आपका निकल रही थी यही ना निर्गत किरण। तो इस निर्गत किरण के पास जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों विचलन कोण। तो विचलन कोण के क्या होती है, हमेशा यह बराबर होती है। तो 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ना होगा आपका कौन, तो अपवर्तन कोण, इसको बिल्कुल भी आप लोग नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। चलते हैं 24 नंबर पर, अपवर्तन कोण के बढ़ने की गति आपतन कोण के बढ़ने की गति से। तो आप लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पर कि जो अपवर्तन कोण के बढ़ने की जो गति होती है वो आपतन कोण की बढ़ने की गति की कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ के रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए, ठीक है। तो जब ये आपकी जो प्रकाशीय किरण दोस्तों जब वो सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगा, विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम मान लेते हैं हमारा कौन है, तो सघन माध्यम हमारा दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा जल है, ठीक है, ये वाला ये हमारा क्या है, जल है। और ये जो माध्यम है ये दोस्तों हमारा हवा है। तो यहाँ से क्या करती है, जल में से क्या करती है, प्रकाश की किरण जो होती है दोस्तों वो आपतित हो रही है कहाँ पर, तो दोस्तों जल की सतह पर। तो जब जल की सतह पर यह आपतित होगी तो ये वाला जो किरण, ये जो आपका कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये दोस्तों आपका बनेगा आपतन कोण। आज जब ये आपतन कोण यहाँ पर बन रहा है और जब ये दोस्तों बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये दोस्तों आपके अभिलंब से दूर भागेगा। जब ये अभिलंब से दूर भागेगा तो देख सकते हैं कि अभिलंब और इससे अपवर्तित किरण, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये आपका अपवर्तित किरण है और ये क्या हो जाएगा आपतित किरण, ठीक है। तो आपके अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है दोस्तों आपका आर, ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। जो अपवर्तन कोण है इसकी जो गति है वो आपतन कोण की तुलना में कैसी है, तो दोस्तों आपतन कोण की तुलना में काफ़ी अधिक है। क्योंकि इतना दोस्तों क्या है, देखिए आप लोग समझ कर रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो इसकी दोस्तों कोण का जो मान है वो कम बन रहा है और यहाँ पर दोस्तों जो कोण की जो गति है, जो कोण का जो मान है वो क्या है, वो ज़्यादा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो गति है वो आपतन कोण की गति की तुलना में क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को ही सिलेक्ट कर लेंगे। और ये दोस्तों जो नियम है आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा कि ये होता है सघन से विरल माध्यम के लिए, यानी जब भी कोई प्रकाशीय किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभी क्या होगा, ये दोस्तों नियम आपका सत्य होगा। तो इस चीज़ को हमेशा आप लोग क्या करिएगा, समझ कर रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर 24 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 25 नंबर पर। देखिए 25 नंबर में आप लोग का यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अपवर्तित किरण दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह को छूती हुई चली जाती है जब उसके अपवर्तन कोण का मान। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दो ठो माध्यम। देखिए एगो हमारा माध्यम हो जाएगा जल और एगो माध्यम हो जाएगा हमारा यहाँ पर हवा। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों एक हम लोग अभिलंब ले लेते हैं और अभिलंब के पास ये क्या हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। कहने का मतलब कि यहीं पर क्या होगा, प्रकाशीय किरण आपतित होगी। तो दोस्तों सघन, क्योंकि हवा क्या हो जाएगा विरल और जल क्या है आपका दोस्तों सघन। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जो प्रकाश की किरण वो क्या हो रही है, वो दोस्तों प्रवेश कर रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो ये दोस्तों जो प्रकाशीय किरण है वो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर भागेगी ना, अभिलंब से दूर। लेकिन जब यही प्रकाशीय जो किरण है, अपवर्तित जो किरण है आपका, वो अभिलंब से इतना दूर भाग जाए कि जो आपका दोस्तों यहाँ पर जो सतह देख रहे हैं ना, जो दो माध्यमों को अलग करी है, दो माध्यमों को अलग करने वाली जो आपका उभयनिष्ठ सतह है वो कौन है, ये दोस्तों आपका यही वाला सतह है। अगर इसी सतह को छूती हुई चली जाए, मतलब कि दोस्तों मतलब झुकती हुई चल जाए, मतलब झुका दे इसको और इधर और ये झुकते जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसके अपवर्तन कोण का भी मान क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो अगर हम लोग दोस्तों आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि इसका जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्या करे दोस्तों, ये जो अपवर्तित किरण है वो इस सतह के दोस्तों क्या करे, इस सतह को छूती हुई चली जाए। जब इस सतह को छूती हुई चली जाएगी ना तो इसका जो अपवर्तन कोण का जो मान होगा वो दोस्तों हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री हमेशा कैसा होता है, इस तरीके से होता है, यानी एक दूसरे के लंबवत होता है। तो ये दोस्तों क्या होगा, जो अपवर्तित किरण होगा वो अभिलंब के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या समझेंगे कि इसका जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो है दोस्तों कितना, तो वो है दोस्तों 90 डिग्री। आज जब भी प्रकाश अपवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उस स्थिति में उसके आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों आपका एक ऐसा आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री के बराबर कर दे तो वही आपतन कोण
दोस्तों आपके क्रांति कोण के नाम से क्या होते हैं, जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 90 डिग्री होता है। चलते हैं 26 नंबर पर। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका विशेष आपतन कोण निम्न में से कहलाता है। जब उसके संगत का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो अभी आप लोगों को बताएं कि जब भी प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है और विरल माध्यम प्रवेश करने के पश्चात इसका अपवर्तित किरण का जो अपवर्तन कोण है अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों उसका जो आपतन कोण होगा सघन का वो कहलाएगा कौन सा कोण, तो क्रांति कोण। क्यों कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों क्रांति कोण में एक ऐसी क्षमता होती है जो उसके अपवर्तन कोण के मान को 90 डिग्री यानी एक समकोण के बराबर कर सकती है। और इसी क्रांति कोण को दोस्तों हम लोग चरम कोण के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को, यानी बी और सी, क्योंकि क्रांति कोण को ही बोलते हैं चरम कोण और चरम कोण को ही बोलते हैं हम लोग क्रांति कोण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, जब क्रांति कोण से आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है तब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए आप लोग तो ये जाने होंगे, ठीक है, क्या जाने आप लोगों ने दोस्तों, कि जब हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है अगर उसके सघन का दोस्तों आपतन कोण अगर एक क्रांति कोण के बराबर हो जाए तो दोस्तों इसके विरल का अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, आज जब विरल का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा तो इसकी जो अपवर्तित किरण होगी वो दोस्तों इसके दो माध्यमों को अलग करने वाली जो आपका पारदर्शी सतह है ना उसको छूती हुई वो चली जाएगी, ऐसे छूती हुई चली जाएगी। लेकिन जब इसके सघन के क्रांति कोण को अगर दोस्तों हम लोग क्या करें, क्रांति कोण से ज़्यादा कर दें, यानी बोल सकते हैं कि जब इसके सघन के आपतन कोण को क्रांति कोण से भी अधिक कर दें, क्रांति कोण से, क्योंकि क्रांति कोण का मतलब होता है कि जो इसके दोस्तों विरल के अपवर्तित किरण को यानी विरल के अपवर्तन कोण को दोस्तों समकोण के बराबर कर दें। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके सघन के आपतन कोण को अगर हम क्रांति कोण से भी अधिक कर देंगे तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपकी अपवर्तित किरण है ना जो इस सतह को छू कर जा रही है, तो जब हम लोग आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा करेंगे ना तो वो क्या करेगी कि उसी माध्यम किस में, तो दोस्तों जल में प्रकाश परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाएगी। ठीक है, यानी ऐसे आपने ऐसे भेजा था और ये लौट के क्या हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये जो घटना होती है जानते हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप लोग हो सकता है पढ़े होंगे तो आप लोग जाने होंगे। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। 28 नंबर पर देखिएगा, इसमें आप लोग से क्या बोला जा रहा है, क्रांति कोण का मान बढ़ने पर उसके अपवर्तनांक का मान। देखिएगा सबसे पहले समझ कर रखिएगा कि भाई क्रांति कोण का मान बढ़ने पर उसके अपवर्तनांक का जो मान है वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है। देखिए कैसे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, हमारा जो है ये क्या है, यह अपवर्तनांक है जिसको हम लोगों ने एन से सूचित किया। इसको दोस्तों हम लोग म्यू से भी क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो हमने यहाँ पर एन लेकर चला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यह अपवर्तनांक है। तो बोला है क्रांति कोण का मान बढ़ने पर उसके अपवर्तनांक का मान। तो दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है ना वो दोस्तों अपने क्रांति कोण के, देखिए क्रांति कोण को हम लोग दोस्तों सूचित करते हैं साइन सी से। किससे, तो साइन सी से, या बोल सकते हैं कैपिटल डायरेक्ट कैपिटल जो सी है ना उससे, या फिर दोस्तों आई सी से। क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इसको दोस्तों इस तरीके से संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्रांति कोण का मान, तो यहाँ पर आप लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं कि जब हमारा अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक, तो क्रांति कोण का मान घटेगा। लेकिन जब हम लोग साइन सी को अगर इधर लेकर आ जाए, इसको इधर लेकर चले जाएंगे, तो उस स्थिति में जानते क्या होगा, उस स्थिति में जो आपका क्रांति कोण होगा वो बराबर हो जाएगा अपने अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के, यानी 1/n के। तो इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि जब आपके क्रांति कोण का मान बढ़ेगा ना तो उसके अपवर्तनांक का मान घटेगा। और जब यहाँ पर ले लेंगे n बराबर 1/sin c, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो क्रांति कोण का मान घटेगा। लेकिन बोला क्या चाहिए, तो क्रांति कोण का मान बढ़ने पर उसके अपवर्तनांक का मान तो दोस्तों घटेगा, यानी व्युत्क्रम है ना तो घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं यहाँ पर 29 नंबर में। देखिए 29 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हवा की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, माध्यम का हवा के लिए क्रांति कोण का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हवा की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, माध्यम की हवा के लिए क्रांति कोण का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं क्रांति कोण। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो क्रांति कोण का मान होता है वो दोस्तों इसके अपवर्तनांक क्या होता है, ये दोस्तों व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया sin c बराबर 1/n, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि हवा की अपेक्षा कोई माध्यम है, हमको पता नहीं है कौन सा माध्यम है, लेकिन इतना माध्यम है, इतना पता है दोस्तों कि हवा की अपेक्षा उसका जो अपवर्तनांक वो कितना है, तो √2 है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंपली रूप से sin c बराबर लिख देते हैं 1/√2, ठीक है। तो क्योंकि n का जो मान है अपवर्तनांक जो है वो कितना दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 1/√2। अब आप लोग देखिए दोस्तों कि 1/√2 साइन में कितना का मान होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। आप लोग समझ कर रखिएगा, क्या मैंने बताया कि साइन 45 डिग्री अगर आप लोग मान देखिएगा तो उसका मान होता है कितना, तो दोस्तों उसका मान होता है 1/√2। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में करके कितना, तो दोस्तों साइन 45 डिग्री यानी बराबर में हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग साइन को अगर दोनों तरफ कटा दें तो हमारे पास जो सी है ना, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इसका जो मान है वो निकल कर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 45 डिग्री को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे निकालें आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री तो दोस्तों केवल तो नहीं दिया है, साइन 45 डिग्री दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही आप लोग देख लीजिएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, तो साइन 135 डिग्री, तो 135 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इसलिए आप लोग केवल साइन 45 मत मानना, ठीक है। आप लोग क्या करना कि ए और बी दोनों मार लीजिएगा, क्योंकि साइन 45 भी हो सकता है और साइन 135, कहने का मतलब कि 45 डिग्री भी आ सकता है और 135 डिग्री भी आ सकता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 30 नंबर में। देखिए 30 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्रांति कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, कम होता है। क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री किसका होता है, वो होता है इसके अपवर्तन कोण का मान, ना कि क्रांति कोण का मान। तो हम लोग 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग दोस्तों पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा छोटा होता है, तो कम और छोटा दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और सी दोनों, तो आप लोग इसको सेलेक्ट करना है, इसको ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि छोटा होता है या फिर कम होता है बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए भुलवाने के लिए ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ताकि आप लोग गलती से क्या करो, आप लोग हाई मार दो, क्योंकि नीचे देखो मत, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, देख लेंगे अरे कम होता है चलो इसको सेलेक्ट करो। तो आप लोग चारों ऑप्शन अच्छे से देख लेना क्या बोला जा रहा है, तभी आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सही ऑप्शन सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। हॉर्बर में कोई भी काम ऐसा नहीं कीजिएगा जिससे कि आपका दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका गलत रॉन्ग आपका मारा जाए, ठीक है। हम जानते हैं आप लोग को सही मारे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को अच्छे से सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही क्या कीजिएगा, आप लोग सही ऑप्शन सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 31 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक माध्यम का क्रांति कोण 60 डिग्री है, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए अपवर्तनांक पूछा है आप लोग से, तो अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है n बराबर 1 किसके दोस्तों, तो साइन c के, ठीक है। मेरी बातों को समझते रहिएगा। तो हम लोग अपवर्तनांक को लिख सकते हैं, वो अपवर्तनांक बराबर यानी n बराबर 1/साइन, और जो c है तो c हमारा क्या चीज़ है, जो c है ना हमारा क्रिटिकल एंगल है यानी क्रांति कोण। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कितना, तो यहाँ पर ले लेंगे 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, तो दोस्तों साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि साइन 60 डिग्री का स्थान वहाँ पे दोस्तों ले लेंगे √3 अब बटा हो जाएगा 2। अब बटा में कितना हो जाएगा, ऊपर में बटा में नहीं, ऊपर में हो जाएगा आपका 1। तो उस स्थिति में जानते हैं दोस्तों क्या होगा, उस स्थिति में जो 2 होगा वो चला आएगा ऊपर, 2 क्या होगा वो चला आएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका √3। यानी कि अगर यहाँ पर बात देखें तो हमें क्या करना है कि 2 को √3 से दोस्तों भाग देना है, और √3 का मान होता है 1.732, ऐसे कुछ इसका मान होता है। तो अगर हम लोग 2 को √3 से अगर हम भाग देंगे तो वो दोस्तों कितना निकल कर आएगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग भाग देकर दोस्तों देख लीजिए, अगर आप लोग के पास फ़ोन है तो आप लोग भाग दीजिए, तो इसका जो मान है वो कितना निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भाग देते हैं तो इसका जो मान होगा वो कुछ निकल कर आएगा
1.155, ठीक है, यही कुछ निकल कर आएगा। आप लोग देख लेना, इससे ज़्यादा ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर तौर पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीने को देखेंगे, यहीं तक देखेंगे, यहीं तक 1.15, क्योंकि दशमलव के 2 अंकों तक ही क्या किया जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हॉय तो होता है दोस्तों आपका हीरा का, हॉय होता है आपका जल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर पर। 4 सेंटीमीटर पानी से भरे बाल्टी में कोई एक सिक्का डाल देने पर सिक्का अपने वास्तविक ऊंचाई से कितना ऊपर दिखाई देगा। देखिए ये भी कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक ले लेंगे, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लिए दोस्तों अपवर्तनांक n, तो n के यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों हम लोग w, यानी कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो अपवर्तनांक लिए हैं वो किसका लिए हैं, तो दोस्तों जल का लिए हैं। और जो जल का अपवर्तनांक होता है वो जानते हैं दोस्तों किसके बराबर होता है, वो दोस्तों बराबर होता है आपके वास्तविक ऊंचाई के। जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमारा वास्तविक ऊंचाई है वो है हमारे पास h, आज जो हमारे पास दोस्तों आभासी ऊंचाई है वो है हमारे पास h डैश। क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में कोई भी अगर वस्तु अगर हम लोग जल में देखते हैं तो वो वस्तु वहाँ नहीं होती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों हम लोग पानी में अगर अपने पैर को लटकाएं तो हमारा पैर वहाँ नहीं दिखाई देता है जहाँ पर अपनी आंखों से देखते हैं। हम लोग मछली को वहाँ नहीं देखते हैं जहाँ पर दोस्तों मछली, मतलब जैसे हमने अपनी आंखों से मछली को जल में देखा, तो दोस्तों मछली जो होती है वो अपने वास्तविक स्थान पर नहीं होती है, जैसा कि हमने अपनी आंखों से देखा है, वो दोस्तों कुछ मतलब नीचे होती है उससे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर पानी से भरे बाल्टी में अगर हम लोग एक सिक्का डाल दें और उसको देखेंगे तो जो सिक्का होगा वो अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देगा, बल्कि वो आभासी स्थान पर क्या होगा, वो दिखाई देगा। यानी प्रकाश अपवर्तन की घटना में क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो सिक्का होगी वो अपने वास्तविक स्थान पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो आपको ये बताना है कि जब यह वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देगी तो वास्तविक स्थान से कितना ऊंचा या कितना ऊपर यह दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग एच डैश को मान लेते हैं यहाँ पर क्या चीज, आभासी ऊंचाई, जो कि आप लोग को दिखाई देता है। तो देखिए ये अपवर्तनांक हो गया, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए। तो दोस्तों जल का जो अपवर्तनांक होता है, क्योंकि पानी जो है, जो बाल्टी है वो किससे भरा हुआ है, तो दोस्तों जो बाल्टी वो पानी से भरा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पानी का अपवर्तनांक ले लेंगे। तो पानी का दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 4/3, यानी कि दोस्तों अगर आप लोग 3 को 4 से अगर भाग दीजिएगा ना तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 ऐसा कुछ करके वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 4/3 हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझते रहिएगा। ठीक, तो 4/3 और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर। देखिए वास्तविक ऊंचाई, तो वास्तविक ऊंचाई कितनी है इसकी, तो वास्तविक ऊंचाई, तो दोस्तों वास्तविक ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पर जो इसका आभासी ऊंचाई वो तो हमको पता नहीं है, तो ले लेंगे यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर कितना, तो h डैश। तो देखिए 4 और 4 यहाँ पर क्या करेंगे, कटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा h डैश बराबर कितना दोस्तों, तो 3। कहने का मतलब कि h डैश बराबर कितना निकल कर आएगा, 3। बात को मेरे समझते रहिएगा। आपका जो सिक्का है वो कितना, कहाँ पर है, कितना सेंटीमीटर पानी पर है, तो 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोग देखेंगे ना तो वो 3 सेंटीमीटर की क्या होगी, यह ऊंचाई पर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर दे दीजिएगा, है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर। दोस्तों काफ़ी छोटा देखिए मोबाइल है, इसी पर सब कुछ बताना पड़ता है आप लोग को। ठीक है, तो कितना मतलब हिसाब से आप लोग बताएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा गौर से आप लोग समझते रहिएगा कैसे कैसे हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले अगर आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों जिसका पूछेगा उसको हम लोग यहाँ पर अपवर्तनांक ले लेंगे, और अपवर्तनांक लेकर देखिए उसके बाद जो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो बराबर होता है किसके, वास्तविक ऊंचाई बटा में आभासी ऊंचाई के। तो वास्तविक ऊंचाई होता है h और आभासी ऊंचाई होता है h डैश, और इसका जो अपवर्तनांक हुआ वो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो अपवर्तनांक को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अनुपात के रूप में लें, दशमलव के रूप में ना लें। इससे क्या होगा कि दोस्तों इसका जो मान होगा आपको निकालने में काफ़ी बेहतर होगा। तो वास्तविक ऊंचाई से कितना ऊपर दिखाई देगा, तो दोस्तों वास्तविक ऊंचाई से 1 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा। तो 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों यह वास्तविक ऊंचाई से 1 सेंटीमीटर क्या करता है, यह ऊंचा हो जाता है। जब हम लोग देखते हैं, हम लोग कितना पर देखते हैं, तो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर देखते हैं। तो वास्तविक ऊंचाई से कितना ये उठा, तो वास्तविक ऊंचाई से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा ना। तो 32 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर पर आप लोग से क्या बोल जा रहा है, निम्न में से मरीचिका क्या है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि निम्न में से जो मरीचिका है वो होती है धोखे की वस्तु, प्रकाशीय भ्रम। यानी कि दोस्तों यह एक ऐसा भ्रम है जो कि दोस्तों आपको जल की उपस्थिति को निर्देशित करता है। अगर आप लोग लू के समय में या धूप के समय में अगर आप लोग सड़क पर अगर गुजरते होंगे तो दूर से अगर आप लोग देखिएगा ना तो पता चलता है ना कि सड़क पर क्या है, पानी है, यानी सड़क पर पानी गिरा हुआ है। लेकिन जैसे हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी दोस्तों पानी नहीं रहता है, जो कि हमारा एक प्रकार का दोस्तों यह भ्रम रहता है। और वही भ्रम जो होता है वो मरीचिका के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हम लोग दोस्तों धोखे की वस्तु या प्रकाशीय भ्रम क्या
करेंगे, इसको दोस्तों संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर में। हीरा चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण बताना है आप लोग को। तो दोस्तों बिना देर के मैं आप लोग बताता हूँ कि हीरा जो चमकीला दिखाई देता है उसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो आपका हीरा होता है वो चमकीला दिखाई देने लगता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड या टुकड़े को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड या टुकड़े को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उससे हम लोग लेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो लेंस। लेंस याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 36 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, लेंस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। दोस्तों आप लोग को बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दोस्तों हुई है लेंटिल। लेंटिल कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए लेंटिल, लेंटिल से हुई है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 37 नंबर बोला जा रहा है लेंस का कम से कम एक पृष्ठ निम्न में से होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि लेंस का कम से कम जो एक पृष्ठ होता है वो होता है दोस्तों गोलीय। क्योंकि अगर आप लोग उत्तल यहाँ पर लेंस लीजिए या फिर दोस्तों आप लोग अवतल लेंस लीजिए, तो इसमें से देखिए यहाँ तो दोनों को दोनों क्या है, दोनों को दोनों क्या है दोस्तों आपका गोलीय है। यहाँ पर भी क्या है, दोनों को दोनों आपका जो सतह है वो गोलीय है। लेकिन कोई कोई लेंस ऐसा भी मिलता है कि एगो गोलीय होगा और एगो समतल होगा, एगो आपका गोलीय होगा और एगो आपका समतल होगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लेंस के दोनों पृष्ठों में से कम एगो जो पृष्ठ होगा वो आपका गोलीय होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर 37 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। देखिए 38 नंबर में बोला जा रहा है लेंस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि लेंस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन सा, तो पहला होता है आपका दोस्तों गोलीय लेंस और दूसरा होता है आपका बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस में दो ठो लेंस आते हैं, पहला होता है आपका उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, और बेलनाकार लेंस आपका हो ही गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 38 नंबर में ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए उत्तल लेंस को निम्न में से कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताना है कि उत्तल लेंस को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए जो उत्तल लेंस है ना उसको हम लोग द्वि उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, यानी एक बिंदु पर यह मिलाता है। यानी जो भी आपके प्रकाश की जो किरण पुंज होंगे उनको एक बिंदु पर क्या करेगा, अभिसरित करेगा। इसीलिए हम लोग इस लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और द्वि उत्तल भी बोलते हैं। क्योंकि इसके जो गोलीय जो दोनों पृष्ठ होंगे वो गोलीय होते हैं। ठीक है, गोलीय, और जो गोलीय जो दोनों पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे, उत्तल होंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं द्वि उत्तल। तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी अभिसारी भी बोल सकते हैं और द्वि उत्तल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 40 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, जिस लेंस में दोनों बाहरी गोलीय सतह अंदर की ओर वक्रित होते हैं वह कहलाता है। तो देखिए कौन सा लेंस है भाई, जिसके दोनों सतह क्या होंगे, अंदर की ओर वक्रित होंगे। तो लीजिए एगो अंदर की तरफ वक्रित हो गया, एगो इधर अंदर की तरफ वक्रित हो गया। ठीक है, तो ये कैसा लेंस है, तो भाई मोरी ये जो लेंस है आपका वो एक प्रकार का अवतल लेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं ना बी, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों अवतल लेंस ही कहलाता है। क्या आता है आपका अपसारी लेंस। जिस प्रकार से आपका उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता था, ठीक उसी प्रकार से आपका जो अवतल लेंस है वो कहलाएगा अपसारी लेंस। और इसी अपसारी लेंस को हम लोग बोलते हैं द्वि अवतल लेंस, क्योंकि इसके क्या थे, दोनों पृष्ठ दबे हुए थे, ठीक ना, यानी दोनों पृष्ठ कैसे थे, गोलीय थे, इसलिए इसको बोलेंगे द्वि अवतल। इसीलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 41 नंबर में। देखिए 41 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लेंस के जिस बिंदु से आने वाली प्रकाशीय किरण बिना किसी विचलन के उस लेंस से बाहर निकल जाती है वह बिंदु कहलाता है। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक दोस्तों हमने यहाँ पर लेंस ले लिया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक लेंस ले लिया उत्तल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उसका मुख्य अक्ष होगा। तो इस लेंस में जानते हैं दो को किरण आरेख खींचा जाता है। पहला जो किरण आरेख होगा वो लेंस से क्या करेगा, अपवर्तित होकर लेंस के दूसरी ओर उसके मुख्य फोकस से क्या
होगा, होकर गुजरेगा। लेकिन जो वस्तु से आने वाली जो दूसरी की जो किरण रेखा होगी वो क्या होगी कि लेंस के जो मुख्य बिंदु होगा, जो मेन बिंदु होगा उससे गुजरेगी। आज जो मेन बिंदु होगा ना दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो प्रकाशीय केंद्र। आज जब ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा तो इससे वो बिना किसी विचलन से क्या होगा, तो बिना विचलन करने का मतलब कि बिना अपना पथ में अपना प्रकाशीय किरण को विचलित किए हुए, बिना मोड़े हुए क्या होगा, इस केंद्र से बिल्कुल दोस्तों बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। तो यहाँ पर 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं 42 नंबर पर। देखिए, प्रत्येक लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो दोस्तों प्रत्येक लेंस में 2 ठो फोकस होते हैं। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों हम लोग फोकस को जो निरूपण है वो हम लोग करते हैं F1 को, यानी पहला जो फोकस होगा वो होगा F1 और जो दूसरा फोकस होगा वो हो जाएगा आपका F2। उसी प्रकार से जो आपका वक्रता केंद्र होते हैं वो भी 2 ठो होते हैं। जो वक्रता केंद्र होंगे उसको बोलेंगे, पहला वक्रता केंद्र को 2F1 2 बोलेंगे। ठीक है, आज जो दूसरा का होगा उसको बोलेंगे 2F2। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, निरूपित करते हैं। 43 नंबर में देखिएगा, इसमें आप लोग से क्या बोला जा रहा है, लेंस के सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस लेंस की कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, तो उस लेंस की कहलाती है मुख्य या प्रधान अक्ष। इसे दोस्तों आप लोग समझ कर रखिएगा। 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, 44 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गोलीय लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उस लेंस का कहा जाता है। वृत्तीय परिधि के व्यास, यानी अगर हमने यहाँ पर एक लेंस ले लिया उत्तल, तो इसका व्यास कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी जो प्रकाश की किरण का जो अपवर्तन होगा वो कहाँ से होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो ये जो आपका जो व्यास है ना, ये जो व्यास है वो क्या कहलाएगा, ये दोस्तों आपका लेंस का द्वारक कहलाएगा। जैसे कि दर्पण का है ना, दर्पण का परावर्तक सतह का जो क्षेत्र होगा वो कौन होगा, ये पूरी दूरी होगी, तो ये दूरी क्या कहलाती है, द्वारक। उसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस के वृत्तीय परिधि का व्यास। तो इसीलिए 44 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारक। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, 45 नंबर में आप लोग से बोला जा रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो भाई मोरे ये आप लोग समझ कर रखे होंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे डायऑप्टर, जिसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर डी से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसे दोस्तों आप लोग समझ कर रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 46 नंबर में। देखिए, 46 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, तो उत्तल लेंस का। इस चीज को भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा किसका उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का ही उपयोग करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में। 47 नंबर में बोला जा रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके प्रकाश अपवर्तन घटना में जो आपका दूसरा नियम है, स्नेल नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि आपतन कोण की जो जया है उसको बोलते हैं क्या जी, साइन आई, और जो अपवर्तन कोण की जया है उसको बोलते हैं हम लोग साइन आर। इनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और जो ये नियतांक देख रहे हैं आप लोग इसी को बोलते हैं हम लोग अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये जो अपवर्तनांक है इसका मान कितना है, तो इसका मान है साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पर देखिए साइन आई बटा साइन आर कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर साइन आई बटा साइन आर है ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बिना मात्रक का, यानी मात्रक वो विहीन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है। देखिए, आवर्धन बराबर होता है यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा या तो आपके मीटर में या तो सेंटीमीटर में, मतलब जो भी आप मात्रक लीजिएगा वही मात्रक क्या लीजिएगा आप लोग दोस्तों, वस्तु का भी लीजिएगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई हम लोग क्या करेंगे, एक ही मात्रक रखेंगे। तो ये दोनों मात्रक कट जाएंगे। तो जब दोनों मात्रक कटेंगे तो यहाँ पर मात्रक बचेगा कहाँ, कोई मात्रक बचेगा आपका नहीं बचेगा, यानी मात्रक विहीन हो जाएगा, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, 49 नंबर में बोला जा रहा है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों होते हैं भाई, आप लोग बताइएगा, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र क्यों होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये लेंस की 2 वक्र सतह होती है। जैसे कि देखिए, एक हमने ले लिया यहाँ पर दोस्तों, हमने यहाँ पर एक खोखला गोला ले लिया, एगो खोखला गोला और ले लिया, तो यहाँ पर बन रहा है ना उत्तल लेंस। देखिए बन रहा है कि नहीं उत्तल लेंस। तो को यहाँ पर हमारे पास वक्र सतह है, एगो है हाई वाला, और एगो है
हई वाला, और हई दूगो से मिलकर क्या बन रहा है आपका उत्तल लेंस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये इसको रखेंगे। लेंस की दो वक्र सतहें होती है, वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों लेंस के दो वक्र सतह होती है। तो जब भाई दो वक्र सतह होगा तो दोनों का केंद्र भी आएगा और इसीलिए इनके दो ठो वक्रता केंद्र भी प्राप्त होंगे। तो आपके 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे। देखिएगा 50 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, आपको बताना है कि जो लेंस की क्षमता होगी वो क्या होगी। यहाँ पर जो लेंस की जो क्षमता होगा ना, देखिए लेंस की क्षमता को हम लोग पावर से यहाँ पर डिनोट करते हैं। P बराबर होता है 1/f। ठीक है, 1/f। तो यहाँ पर ले लेंगे 1 बटा यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो कितनी है, तो है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। आज जब 20 सेंटीमीटर को हम लोग डायऑप्टर में चेंज करेंगे ना तो हो जाएगा ऊपर में 100 बटा हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा डी। ठीक है, यानी सेंटीमीटर को देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है एक डायऑप्टर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो 100 बटा हो जाएगा 20। आज जब हम लोग 100 को 20 से हम लोग कटा देंगे तब क्या हो जाएगा, 5 निकल कर आएगा, यानी 5D, 5 डायऑप्टर। और ये आ रहा है किस में, तो प्लस में। तो यहाँ पर 50 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, +5 डायऑप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे आपके क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारे आपके कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका आंसर अगर देखना चाहते हैं तो इसके नीचे मैंने दोस्तों सबका आंसर दे दिया है। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर मैंने इस PDF का लिंक दे दिया है। आप लोग दोस्तों उस लिंक पर जाकर इस PDF को दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा है, ये वीडियो दोस्तों आप लोग को पसंद आई है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए प्रकाश के अपवर्तन वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी दोस्तों अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।